2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा आया, अब की बार 400 पार। हालांकि उन्होंने संविधान बदलने की भी बात की थी, लेकिन 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रह गई। उसने अपने सहयोगी दलों, खासकर नीतीश और नायडू के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन उसके बाद एक नए मिशन पर लग गई। किसी भी तरह अपनी तादाद को 300 पार पहुंचाना। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और अब बंगाल। खासकर हम महाराष्ट्र और बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति भी तय की है, जहां सीधे चुनाव जीत गए, जिस भी तरह से जीत गए, और जहां नहीं कुछ तालमेल बना वहां पार्टियों को तोड़ दिया जाए। बंगाल से जो खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस, जो तकरीबन 15 साल वहां सरकार चला चुकी थी, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के 41 सांसद तृणमूल कांग्रेस के थे। दावा अंदरूनी सूत्रों की तरफ से भाजपा के खेमे से यह आ रहा है कि 2/3 से ज्यादा सांसद अब एनडीए के साथ जुड़ने को तैयार है, यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। आगे क्या होगा देखना है। इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ अपने फेवर में कर लिया। भाजपा जिन गठबंधन के दलों के साथ रही उन्हें भी ले गई। हम एक एक करके जेडीयू से लेकर के बीजेडी, शिवसेना से लेकर के शरद पवार की पार्टी तोड़ने और दक्षिण के उदाहरण के साथ इस बात को समझाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग एक शिकायत पर कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर देता है और भाजपा के 3 राज्यसभा के उम्मीदवार लगभग चुनाव जीत गए। और ऐसा ही मामला एक और छत्तीसगढ़ की तरफ से आया, लेकिन वहां पर्चा खारिज नहीं हुआ। वहां आरोप यह लग रहा है कि कई नियमों को ताक पे रख करके दूसरा एफिडेविट दे करके बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के उम्मीदवारी को बचाया जा रहा है। हम लोग अक्सर जब ये सवाल करते थे कि भाजपा लोकतांत्रिक ढांचे को खोखला कर रही है, संवैधानिक उसूलों को ताक पर रख रही है, तो लोग कहते थे कि आप नाहक राजनीतिक बयान देते हैं। अब यह सामने दिख रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों को लील जाती है। तृणमूल कांग्रेस उसका एक सटीक उदाहरण है। पुराने लोग अक्सर याद करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा अलग थी। एक वोट से सरकार गिर गई थी और वाजपेयी का एक भाषण बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि एक ऐसी सत्ता जो गलत रास्तों से चल करके आई हो, खरीद कर, फरोख्त कर, इस तरफ उनका इशारा था। ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अब बदल गया वक्त। तो उसके बाद जो आरोप कांग्रेस पर भाजपा लगाती रही कि वो पार्टियां तोड़कर, सरकारें गिराकर, सांसद विधायक खरीद कर कई बार सरकार चलाती रही है, भारतीय जनता पार्टी जब मोदी और अमित शाह की बनी तो उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार कर लिया। उन्होंने विपक्षी दलों को पहले चुनाव में हराने की कोशिश की, फिर उन्होंने चुनाव को ही बदल दिया। एसआईआर, मतदाता सूची से नाम कटना, फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके नाम कटवाना, वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों का नाम जुड़वाना, धांधली करवाना और चुनाव आयोग जैसे लोकतांत्रिक संस्थान का ही दुरुपयोग कर लेना। चुनाव जीत गए और ऐसा कई राज्यों में हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक पाया जाता है। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। एसआईआर हुआ, 32 लाख वोटरों में हेर फेर, 5-7 लाख के बारे में कहा जा रहा है कहां से आ गए पता नहीं। 27 लाख ऐसे थे जो थे मगर वोट नहीं डाल पाए। कोर्ट में सुनवाई चलती रही, रिलीफ नहीं मिले। 32 लाख वोटों के अंतर से तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई। तृणमूल कांग्रेस को चुनाव हराने के बाद भाजपा ने कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है और सबसे बड़ा वोटर परसेंटेज हुआ वहां पर, इसलिए चुनाव हम जीत गए। ममता बनर्जी की हार थी। ममता बनर्जी अपने प्रत्याशियों को चुनाव नहीं जितवा पाई, ये तो एक बात है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी नहीं बचा पाई। मई 2026 में तृणमूल कांग्रेस हारती है चुनाव और जून 2026 तक
ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी ही खत्म होने के कगार पर आ गई। ये भाजपा की नई पॉलिटिक्स है। हम तृणमूल कांग्रेस के और विस्तार से बात करें कि वो कौन कौन से सांसद और विधायक हैं जिनके बारे में चर्चा आ रही है कि वो लोग अब तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, उसके पहले थोड़ा सा इतिहास की ओर घूम लेते हैं। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं आया था भारतीय जनता पार्टी को। अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी शाह वाली भारतीय जनता पार्टी। अब नैतिकता के पैमाने बदल चुके हैं। अब कितना भी पेपर लीक हो, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। अब कोई भी घोटाला हो, किसी का इस्तीफा नहीं होगा। हो सकता है आपको चढ़ाने के लिए 12वीं फेल को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए और अब शिक्षा मंत्री जो है उसका इस्तीफा न लिया जाए। नई भाजपा ने क्या किया कि जहां चुनाव नहीं जीत पाए वहां जिसके खिलाफ भाषण दिया कि जेल में जाएंगे चक्की पीसिंग अजीत पवार, उनके साथ भोर में ही यानी रात के अंधेरे में जब उजाला अभी पूरा निकला भी नहीं था, भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाकर शपथ दिलवा दी। ये भी इस नई भाजपा ने किया। उसके बाद वो सरकार चल नहीं पाई। बाद में गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार चली रही थी कि दो पार्टियां कांग्रेस के साथ जो थी, शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी अब चिमटे से भी ऐसी सत्ता को छूने वाली पार्टी नहीं बची। वो किसी भी चीज से हलक से निकाल लेने वाली पार्टी बन गई है। नोटबंदी के बाद का पैसे का हिसाब आपको नहीं पता होगा। पीएम केयर फंड से लेकर के तमाम योजनाओं और इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे का हिसाब आपको नहीं पता होगा, लेकिन सांसद, विधायक और पार्टी खरीदने बेचने में किस पैसे का इस्तेमाल होता है, कभी अगर बच जाएगी ईडी सीबीआई तो इसकी भी जांच कर लेगी। नतीजा यह हुआ महाराष्ट्र में कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ दिया गया। अजीत पवार के साथ एनसीपी टूट गई अलग और एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट गई। और शिवसेना तो ऐसी टूटी कि न पार्टी बचा, न पार्टी का सिंबल, न दफ्तर। दोनों ने, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी ने इनको अपने राज्यों में उड़ा कर ले जाकर के वहां रखवाया। फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया। सरकार चलाई, चुनाव में गए, एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया और अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया। अजीत पवार विमान हादसे में जान से हाथ धो बैठे हैं। महाराष्ट्र की दोनों पॉलिटिकल पार्टियां मरणासन्न स्थिति में आ चुकी हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। बिहार चलें तो बिहार से पहले एक उदाहरण उड़ीसा से ले लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। बीजू जनता दल, समाजवादी खेमे से निकली एक पॉलिटिकल पार्टी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक लंबे अरसे तक राज्य में अपनी सरकार चला चुके थे और उनका ऐसा अंदरूनी और कभी कभी बाहरी भी तालमेल बीजेपी के साथ हुआ करता था। लोकसभा में अधिकांशतः बीजू जनता दल के वोटर बीजेपी का साथ देते थे और विधानसभा में उनके साथ थे। जैसे जैसे नवीन पटनायक कमजोर होते गए और कई बार बीजेपी के साथ खड़े हो गए, खुल करके भी खड़े हो गए, बीजेपी ने उनको अंदर से अपनी तरफ लीलना शुरू कर दिया। आज की तारीख में बीजेपी का साथ देने वाले बीजू जनता दल का कोई नामो निशान उस तरफ बचा नहीं है। नवीन पटनायक जिंदगी के उत्तरार्ध में अपने पतन को चुपचाप निहार रहे हैं और उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। बीजू जनता दल पूरी तरह खत्म हो चुकी है। भाजपा के पास जो गया उसे उन्होंने अपने में मिला लिया। हेमंता बिस्व शर्मा का जिक्र तो आप केवल अजीत पवार के नाते कर लीजिए कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार था वो सब खत्म हो गया और हेमंता बिस्व शर्मा आज असम के बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। एक आखिरी उदाहरण और देख लेते हैं तृणमूल कांग्रेस पर बात करने से पहले। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, जो समाजवादी आंदोलन से निकले एक बड़े नेता जिन्होंने तकरीबन 20 साल से ज्यादा बिहार में मुख्यमंत्री पद पर अपना कीर्तिमान स्थापित किया। वो समाजवादी मिजाज के थे। बीच में कई बार, जैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रत्याशी घोषित किया गया, वो चुनाव जीत भी गए तो गठबंधन से अलग हो गए नीतीश कुमार। लालू यादव ने सरकार बचाई। 2015 में लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी को पटखनी दे दी, लेकिन उसके बाद फिर उनका मन पलटा
और फिर वो 17 में बीजेपी के पास चले गए। 17 के बाद 2022 के आसपास तक वो बीजेपी के साथ ही रहे। फिर उनका मन पलटा, फिर लालू प्रसाद के साथ आए, क्योंकि बीजेपी अंदर अंदर उनकी पार्टी को खोखला कर रही थी। ऐसा जेडीयू की तरफ से शिकायत आने लगी थी। 2020 के चुनाव में जब बीजेपी ज्यादा सीटें जीत गई थी 80 के आसपास, और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी 45 पर थी, तब भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि तब तक नीतीश कुमार जिंदा थे और उससे ज्यादा बड़ी बात, राष्ट्रीय जनता दल लालू जिंदा थे। तो इसलिए 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रहने के लिए बीजेपी ने आगे किया। नीतीश कुमार ने 22 के आसपास पलटी मारी, लालू प्रसाद के साथ गए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, और उस समय बीजेपी को यह समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार को निपटाने के पहले आरजेडी जो लालू यादव की है उसको भी निपटाना जरूरी है। 2025 का चुनाव आया, एसआईआर आया, वहां घुसपैठिए का मामला आया, घुसपैठिए कितने आए पता नहीं। बिहार चुनाव अप्रत्याशित ढंग से लड़ा गया, 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आए। चुनाव प्रचार में कुछ चल नहीं रहा था, प्रधानमंत्री सिक्सर के 6 गोली मार रहे थे, और बिहार का चुनाव अप्रत्याशित परिणाम लेकर आता है। 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का गठबंधन जीत गया। बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, नीतीश कुमार की पार्टी भी ज्यादा सीटें ले आई। पहली बार कहा गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात बीजेपी नहीं कर रही है, फिर नीतीश कुमार के खेमे से कहा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अंततः 3 महीने बाद नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, और आज जेडीयू पूरी तरह से कार्बन कॉपी हो चुकी है बीजेपी की, और जेडीयू लगभग मृतप्राय है। नीतीश कुमार राज्यसभा में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आराम फरमा रहे हैं। फिर तृणमूल की बात करना क्या ही बचता है। तृणमूल कांग्रेस खत्म होने की कगार पर आ गई। ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं, और उसके बाद 41 सांसदों में से दावा यह किया जा रहा है कि 2/3 से ज्यादा विधायक और 2/3 से ज्यादा सांसद दोनों बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए, और उसमें से कुछ नाम ऐसे आ गए जिनको लेकर के लोगों में आश्चर्य हो गया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा गई सुष्मिता देव, जो पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस की तरफ से विधायक भी रही, सांसद भी रही, राज्यसभा भी रही, महिला मोर्चे के अध्यक्ष भी रही। कांग्रेस ने जाने क्या क्या दिया, लेकिन 2021 में वो ममता बनर्जी के साथ चली गई। ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा, 24 या 25 के आसपास खुद सुष्मिता देव को दोबारा राज्यसभा भेजा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने, और अब वो पार्टी छोड़ करके हेमंता बिश्व शर्मा के साथ कमरे में बैठी हुई दिखाई दे रही है। अब राजनीति का न चिमटे वाला दौर बचा है और न भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिकता बची है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को लेफ्ट से तोड़ करके ममता बनर्जी ले आई थी अपनी तरफ, वो उनको भी तोड़ और छोड़ करके बीजेपी की तरफ जा चुका है। अंदरूनी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 और राज्यसभा में 13 सांसदों में से बड़ी तादाद ऐसी बताई जा रही है जो हस्ताक्षर करके कभी लोकसभा स्पीकर को यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि उनको एनडीए की तरफ यानी विपक्षी गठबंधन से अलग सीटें अलॉट कर दी जाएं, हम विलय करेंगे। तो दूसरी तरफ ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तृणमूल कांग्रेस चुनाव हारती है, वहां लोगों पर हमले होते हैं, उन लोगों ने कोई बात उठाई नहीं। अचानक से जब तृणमूल कांग्रेस हारी, जिसके टिकट पर ये लोग सांसद और विधायक बने थे, इनका हृदय परिवर्तन हो गया कि ममता बनर्जी तक तो ठीक था, अभिषेक बनर्जी को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, अभिषेक बनर्जी गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, तृणमूल कांग्रेस पूरी गड़बड़ है। और सारे लोग अब हृदय परिवर्तन, अंतरात्मा की आवाज, और सारे लोगों को बीजेपी दिखाई दे रही है। और बीजेपी की तरफ से अगर ये नैतिकता है तो वो कह दे कि हम तो 56 इंच सीने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और नैतिक रूप से दुनिया में डंका बजाने वाले बीजेपी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन अभी मैंने विस्तार से इसीलिए इतिहास बताया कि ये बाहर से दिखाया जाता है कि भाजपा और आरएसएस कितनी ताकतवर है, लेकिन बेईमानी का कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो अभी भी ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो ये ताकतवर हो रहे हैं, जबकि आपको बताया जा रहा है कि ये ताकतवर हैं नहीं। ये ताकत का इस्तेमाल करके गलत रास्तों पर चल करके पूरी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ लिया। अगर इतनी ही नैतिकता है तो भाजपा कह दे कि ये तृणमूल कांग्रेस से आने वाले सांसदों और विधायकों को हम अपनी तरफ नहीं लेंगे। और अगर ये 2/3 से ज्यादा है तो अब तक तो ये पार्टी टूट जानी चाहिए थी। इसका मतलब
अभी इशारा किया जा रहा है मीडिया में खबरें प्लांट करके, कुछ चेहरों को आगे बताकर, कुछ लोगों से इस्तीफा दिलवाकर, कुछ लोगों से बयान दिलवाकर और कुछ लोगों का मीडिया में आकर के यह कहना कि अब हम तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं ताकि बाकी लोग भी तैयार हो जाएं और यह संख्या 2/3 से ज्यादा हो जाए और वो लोग फिर बीजेपी ज्वाइन कर लें। ऐसे टीएमसी के तमाम डरने वाले, लालची और हृदय परिवर्तन की आड़ में सत्ता के पास जाने वाले लोगों से कीर्ति आजाद नामक तृणमूल कांग्रेस के ही अपने सांसद ने जो बातें कही हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप कीर्ति आजाद को सुन लें। वो एक एक करके इनका जवाब दे रहे हैं कि जब ये चुनाव लड़े तो किसके साथ लड़े, तब इनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं गया, आपने वोट किसके नाम पर लिया, अगर ये पार्टी गलत थी तो अब तक आप बोले क्यों नहीं, आप चुनाव हारने का इंतजार कर रहे थे और आज आप बिक गए, आज आप लुट गए और आज आप दगाबाजी कर रहे हो। कीर्ति आजाद ने जिस तेवर, तलखी और तथ्य के साथ ये बातें कही हैं, ये बात तृणमूल कांग्रेस के ऐसे विधायक जो दल बदलू हो रहे हैं और भाजपा दोनों को सुननी चाहिए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की, इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर इन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते में देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। कीर्ति आजाद जितनी बातें कह रहे थे, इनका जवाब तो देना बनता है, लेकिन ये नई पार्टी है बीजेपी, सत्ता का इस्तेमाल, और बीजेपी कहेगी कि हमने कुछ नहीं किया साहब। ये तो तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है। कई बार ये लगता है कि विपक्ष में जाने कितनी बार कांग्रेस के लोग, अब कांग्रेस में तो क्या ही बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के हेमंता बिस्व शर्मा तक, आप अमरिंदर सिंह से लेकर के जाने कितने बड़े बड़े लोग बीजेपी में चले गए। ऐसे उत्तर प्रदेश में एक बार राज्यसभा का चुनाव चल रहा था तो राज्यसभा के चुनाव में कुछ भाजपा में चले गए, सपा से भी विधायक, और उनमें से एक मंत्री बनाना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस की तो पूरी मिट्टी पलीत कर दी और चिमटे से भी सत्ता को नहीं। अब जितने करप्ट लोग थे वो सारे बीजेपी जो आए रहे, तृणमूल छोड़ दिए, बीजेपी में चले गए, क्योंकि पैसे वाले, करप्ट तो पैसा वाला होगा और पैसा वाला पैसा बचाने और बनाने के लिए सत्ता के पास जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि फिर ये कैसा करप्शन का वो दौर कि जो कल तक करप्ट था आपके यहाँ, वो नया अजीत पवार, हेमंता बिस्व शर्मा बन करके तृणमूल कांग्रेस का आदमी बीजेपी में चला गया। लेकिन ये जो नई राजनीति हो रही है, इसको आप मध्य प्रदेश के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन एक कांग्रेस के उम्मीदवार बताई गई। कांग्रेस की तरफ से एक राज्यसभा सांसद जिताने की स्थिति थी, बीजेपी की तरफ से 2, लेकिन बाद में बीजेपी ने तीसरा भी खड़ा कर दिया। हुआ ये कि लोगों को लगा कि तीसरा प्रत्याशी में, चूंकि गुप्त मतदान होता है और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर के बंगलौर जाने वाली थी कि भाजपा उनके विधायकों को खरीद न ले, डरा न ले, लालच में न ले। उसके पहले कि वो लोग हाथ हिलाते हुए चार्टर प्लेन की तरफ बैठते, इधर पता चला कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। बताया गया कि तेलंगाना में एक कोई मुकदमा है जिसको उन्होंने छिपाया और इतने से मामले पर पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग से कौन मिल रहा है? कोई नहीं मिला। मामला देखिए आपकी स्क्रीन पर। This is a clear-cut blatant violation of democratic principle in this country. Complete, they are killing the democracy of this country. This is a clear example of that. 6:30 only they rejected their
nomination. 725 we have given a letter to the Election Commission of India for seeking an appointment with the Election Commission for giving a complaint. After 40 minutes, then also Election Commission is not allowing us to go. Election Commission is not allowing us to go. What is happening in this country? पहले मीनाक्षी नटराजन को सुनिए कि वो क्या कह रही हैं, फिर देखिए कि इस पूरे मामले में पेच कितना फंसा हुआ है। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। और अब भाजपा बधाई दे रही है कि वो चुनाव जीत गई। नंबर 1, ये रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी, कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का ले कि नहीं लेंगे। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। भाजपा नहीं है, और ये भाजपा ताकतवर बनने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करने को तैयार है। पॉलिटिकल पार्टियों को लील जाना, सहयोगी दलों को लील जाना, विपक्षी दलों के सांसदों विधायकों को खरीद लेना। अगर तृणमूल कांग्रेस बुरी थी तो उनके सारे सांसदों विधायकों को आप अपने साथ ले लेंगे, फिर बुरा कौन था? ये कल तक बुरे थे क्योंकि तृणमूल में थे, अब छोड़ दिए तो सब अच्छे हो गए। इसीलिए बीजेपी को लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात और आ रही है कि एक और उम्मीदवार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बड़े पूंजीपति के परिचित हैं। उनके यहाँ भी कुछ धांधली है राज्यसभा में, लेकिन वहां पर्चा रद्द नहीं हुआ। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया। इसका मतलब यह है कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बाकी इस देश की जनता को तय करना है कि इसके बावजूद भी वो भाजपा और आरएसएस को बहुत बड़ा हवा बनाकर रखते हैं, या पैसा और पावर से दुरुपयोग करके पूरे देश की राजनीति के जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। न कोई अब मूल्य बचेगा, न नैतिकता। ये देश कहां जाकर पहुंचेगा, ये आप भी विचार करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।